औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम NTS PSC के जो तालिब इल्म हैं उनको आज की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग पूरी तवज्जो के साथ, पूरे लगन और खुलूस के साथ क्लास में हाज़िर हैं। आज का लेक्चर इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले हम 17 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और उसमें हमने तकरीबन 40% जो सिलेबस है वो तकरीबन हमने मुकम्मल कर ली है। तदरीस का जो उसूल होता है आसान से मुश्किल की तरफ, बिल्कुल इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज ज़रा थोड़ा सा टफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, उसकी मैंने सिलेक्शन की है। तो अभी देखते हैं, आप लोग कलम और अपनी जो नोटबुक्स हैं वो लेके क्लास में हाज़िर हो जाएं और जो मैं बातें ज़बानी बताऊंगा वो भी साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि आपकी जो संजीदगी है वही आपकी कामयाबी की दलील है। तो लिहाजा भी मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा 18 लेक्चर है। आज अगस्त की 5 तारीख है, सैटरडे है, यानी कि हफ्ता का दिन है। आज का जो मैसेज है ब्रेनस्टॉर्मिंग की शक्ल में वो आपके लिए ये है कि स्टूपेंडस अचीवमेंट्स ऑलवेज फॉलोड बाय ग्रेट सैक्रिफाइसेस। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कारनामे सारे अंजाम दे तो उसे फिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी। अगर आप अपनी नींद की कुर्बानी देते हैं, अपने वक्त की, अपने पैसे की, अपने जो मशागल हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनकी कुर्बानियाँ देते हैं, तो तब जाके आपका जो मकसद होता है वो आपको हासिल होता है। ये नहीं हो सकता कि बग़ैर कुर्बानी दिए इंसान को बड़ी चीज़ या बड़ा जो मकसद है वो पा लें। तो लिहाजा आप लोग भी अभी इसी प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात, आपकी ज़िंदगी में यानी कि मुश्किलात भी होंगी, मालियात के प्रॉब्लम भी होंगे, वक्त का मसला भी होगा, सेहत का बाज़ वक़्त प्रॉब्लम भी होता है, टाइम भी नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी आपने अपने मकसद के लिए अपने आप को मैनेज करना है। यही इस ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैसेज है आपके लिए। आज का जो मैंने पेडागोजी स्टार्ट की है वो इंटेलिजेंस कोशेंट से मैंने स्टार्ट की है। जो इंटेलिजेंस कोशेंट है ये नफ्सियात के जो मज़मून है, इसमें बड़ी अहमियत का हामिल की एक मौजू है जो कि अल्फ्रेड बीने ने मुतारफ़ करवाया था। पहली बार 1904 में, फिर दूसरी बार 1908 में ये उसने मुतारफ़ करवाया। तो उसका नाम था अल्फ्रेड बीने, BINET। ये बीने पढ़ा जाता है, इसको बीनट नहीं पढ़ना आपने। और ये जो आदमी था ये साइकोलॉजिस्ट था। कौन से मुल्क का? फ्रेंच, यानी कि फ्रांस का रहने वाला था। तो आपने इसने जो IQ से मुराद ये था कि मक़यासे ज़हानत, जो इंसान की इंटेलिजेंस होती है उसको मापने का, यानी कि इसने हमें फार्मूला दिया था। इंसान का जो सलीयत है, दिमागी इंटेलिजेंस, उसको मापने का एक यानी कि जो तरीक़ाकार होता है, जो फार्मूला होता है, जो एक स्केल होती है, मेजरमेंट होता है या गेज होता है, वो इसने हमें दिया था। उस फार्मूले, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि IQ का कंसेप्ट हमें अल्फ्रेड बीने ने दिया था। दूसरी बात याद रखनी है कि अल्फ्रेड बीने का तल्लक फ्रांस से था। तीसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड जो बीने था ये साइकोलॉजिस्ट था, ये फ़िलासफ़र नहीं था बल्कि साइकोलॉजिस्ट था। चौथी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फार्मूला है इसका। फार्मूला इसका ये है कि मेंटल एज ओवर क्रोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय 100। ये जो क्रोलॉजिकल एज होती है ये बेसिकली वो एज होती है, वैसे तो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, ये वो एज होती है जो आपकी असल उम्र चल रही होती है। लेकिन जो मेंटल एज होती है ये मिसाल के तौर पर वो एज होती है जो कि एक छोटा सा सवालनामा बनाया जाता है, हमारे नफ्सियात ये सवालनामा बनाते हैं, वो फिर एक जिसका मक़यासे ज़हानत मापना होता है उसको वो सवालनामा दिया जाता है और उसके जो नंबर होते हैं उनको यहाँ पर मेंटल एज जो होते हैं ना, वो मेंटल एज उन नंबरात से यानी कि मुख्तस की जाती है और डिवाइडेड बाय 100।
ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अल्फ्रेड बीने का जो IQ फार्मूला है वो क्या है, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय 100। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। अब जो बीने ने हमें IQ दिया था उस हवाले से जो उसने मक़यासे ज़ानत जो है इसका पूरा एक ग्रुप बंदी की है, एक गर्दान बनाई हुई है, ये हमने याद करनी है। जिन लोगों का IQ मक़यासे ज़ानत यानी कि मोर देन 100 होता है वो जीनियस कैटेगरी में आते हैं, यानी दुनिया के वो इंतहाई ज़हीन तरीन और इंतहाई फ़तीन तरीन लोग होते हैं। जैसे नेपोलियन जैसे लोग थे, आइंस्टाइन जैसे जो लोग हैं, तो इनका जो IQ है वो है 140 से ऊपर होता है। यानी दुनिया के जितने भी नहायत ज़हीन इंसान हुए हैं, साइंसदान हुए हैं, फ़िलासफ़र हुए हैं, उनका IQ 140 से ऊपर था। तो लिहाजा इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है 140 से ऊपर वो जीनियस लोगों की होती है। दूसरा नंबर, जिन लोगों का IQ 120 टू 130 के दरमियान होता है वो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं। ये लोग आमतौर पर CSS करते हैं और बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उन पर ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े कंपनियों के डायरेक्टर, तो ये वो लोग ये बनते हैं। तो इनका जो IQ होता है 120 से 130 के दरमियान होता है। जिन लोगों का IQ 110 से 119 तक होता है, यानी कि 1 से लेके 119 तक होता है, ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। इस ग्रुप में डॉक्टर लोग आ जाते हैं जो कि मिसाल के तौर पर यानी कि MBBS वगैरह करते हैं। फिर इसमें दूसरे जो आमतौर पर यानी कि इसमें भी बाज़ जो डायरेक्टर वगैरह हैं या इस लेवल के लोग जो है इसमें आ जाते हैं। PSC वगैरह जो करने वाले लोग हैं ना वो इसमें आमतौर पे आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी ये बात कि जो दुनिया के ज़हीन तरीन जो टीचर हैं वो भी इसी यानी कि IQ में आ जाते हैं 110 से 119। इस तरह जिन लोगों का IQ 90 टू 109 होता है ये एवरेज इंटेलिजेंट वाले लोग होते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो हमारी दुनिया जिसमें 7 अरब लोग हैं इसमें ज़्यादा यही लोग हैं जिनका जो IQ है वो 90 टू 109 है। ये लोग ज़्यादा ज़हीन नहीं होते लेकिन पूरे से होते हैं, इनको एवरेज इंटेलिजेंट कहते हैं। उसके बाद कोई चीज़, उसके बाद बिटवीन 80 टू 89 जिन लोगों का होता है ये मतलब ये है कि बहुत ही समझ लें कि असल यानी कि लाइफ से पीछे लोग होते हैं। ये लोग ज़िंदगी की रौनकों में शामिल नहीं हो सकते। ये सिंपल लोग होते हैं, सादे लोग होते हैं, इनको गब्बी कहते हैं। यानी कि आपने बच्चों याद रखना है कि जो गब्बी बच्चे हैं उनका जो मक़यासे ज़ानत है वो 82 ना 89 होता है। जो औस्त ज़हीन होते हैं उनका 90 टू 109 होता है। जो बहुत ज़्यादा जो ज़हीन होते हैं उनका 110 से 119 होता है। जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं उनका 120 टू 130 होता है। और जो डल बच्चे होते हैं जिनके लिए दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है कुंद, ये आपने याद रखने हैं सारे। जो डल बच्चे होते हैं या जो कुंद जहन का मालिक होते हैं इनका मक़यासे ज़ानत 70 टू 79 होता है। पेपर में इनमें कोई भी पूछा जा सकता है कि जो बीने का IQ है उसमें इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनका IQ कितना होता है, तो वहाँ पर नीचे स्केल लिखी होती है 110 टू 119 लिखा होगा, 90 टू 109 लिखा होगा। इस तरह तो आपको पता होना चाहिए जो इंटेलिजेंट है 110 टू 119 होते हैं। और अगर वहाँ पर लिखा हो कि जो गब्बी बच्चे हैं GHBBI गब्बी या जो सिंपल बच्चे हैं तो ये पता होना चाहिए 80 टू 89। और अगर डल आ जाए या कुंद आ जाए तो आपको पता होना चाहिए 70 टू 79। इसी तरह जिन बच्चों का जो मक़यासे ज़ानत है वो 50 टू 69 होता है, वो बेचारे बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, एमोक होते हैं, बलक्कड़ होते हैं, जक्कड़ होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना इनको कोई नहीं बात करने का पता चलता, कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। तो ये बच्चे जो है ना बहुत ही बेसिकली असल ज़िंदगी से बहुत पीछे होते हैं, बहुत ही पीछे होते हैं, यानी कि सादे होते हैं, बहुत सादे होते हैं। जिन बच्चों का IQ 25 टू यानी 25 टू 49 होता है ये बच्चे ज़हनी माजूर होते हैं, इनको मोरान भी कहते हैं, ठीक है, यानी मोरून। ये मोरून बच्चे होते हैं, इनको ज़ईफ़ुल अक्ल भी कहते हैं। ये ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं, इनका दिमाग बिल्कुल कोई काम नहीं करता, ये अपनी ज़िंदगी खुद बसर करने के काबिल नहीं होते।
इनको ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों के सहारे की ज़रूरत होती है। इसी तरह जिन लोगों का IQ जो होता है 10 to 24 होता है, ये इम्बिसील्स होते हैं जिनको बुद्धू बच्चे कहते हैं। ये बुद्धू बच्चे वो होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी असर बसर नहीं कर सकते, इनको भी दूसरों के सहारे की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर ये जो बच्चे होते हैं, ये जिनका IQ 69 से पीछे पीछे होता है, ये असल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं होते। ये बहुत ही बुद्धू बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं। ज़हनी तौर पर इनको कोई पता नहीं लगता कौन, यानी कि खाना कब है, पीना कब है, करना क्या है। तो ये बच्चों आपने ये सारी जो है ना IQ की जो लिस्ट है ये याद रखनी है कि यानी कि जिनका 140 से IQ ऊपर होता है वो जीनियस होते हैं, जिनका IQ 130 से ऊपर होता है वो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका 119 से ऊपर होता है वो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका 109 से होता है वो एवरेज इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका 89 होता है वो सिंपल या गब्बी बच्चे होते हैं, जिनका 79 होता है वो डल या कुंद बच्चे होते हैं, जिनका 69 होता है वो फुलिश होते हैं, 49 वाले मोरून होते हैं यानी ज़ईफ़ुल अक्ल, 24 वाले बुद्धू बच्चे होते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको भी याद आ गई है। अब ये सवाल है कि दुनिया में मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ बिटवीन 90 to 109। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, बड़ा आम सवाल है कि दुनिया में जो वो बच्चे सबसे ज़्यादा तादाद किन लोगों की है। तो ये वो लोग हैं जो कि 90 to 109 यानी कि ये एवरेज इंटेलिजेंट हैं, यानी कि ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कि एवरेज हैं, बस पूरे से हैं। बाज़ बातों में ज़ीरो और बाज़ में हीरो, बस ये पूरे से हैं। और ये बच्चे कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं होते, ये उस दर्जे के, मतलब है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, ये डिग्रियों में समझें कि 50 या 55% नंबर लेने वाले होते हैं, यानी कि बिलो यानी फर्स्ट डिवीजन लेने वाले ये बच्चे नहीं होते। ये जो मोस्ट पॉपुलेशन है जो हमारे 90 to 109 बच्चे हैं ना, ये फर्स्ट डिवीजन लेने वाले बच्चे नहीं होते, 60 से कम नंबर लेने वाले ये बच्चे होते हैं। और ये दुनिया में इनकी तादाद ज़्यादा है, इसलिए तो दुनिया बच्चों तरक्की नहीं ना कर रही उस तरह की है। नंबर 2 है दी हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ आइंस्टाइन मोर देन। सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि जो आइंस्टाइन था उसका जो था IQ वो 140 था, 140 से ज़्यादा था। उसका 140 से जो IQ है वो बहुत ज़्यादा था। इस तरह आज का जो मौजूद ये जॉन स्टोवर्ट है, अमेरिका का रहने वाला है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो IQ है 175 है, यानी कि ये बहुत ज़हीन है, ये दुनिया का बड़ा अमीर आदमी भी है। तो इसका 175। नेपोलियन का था 140, यानी कि उसका भी जो IQ है 140 था। एक बात ये याद रहे कि जिन बच्चों का IQ जो होता है, यानी कि ये बड़ी खूबसूरत रिसर्च है कि नेपोलियन के बाद आगे बात आ गई है नंबर 5 पे कि जिन लोगों का IQ 90 to 100 होता है, ये लोग ज़्यादातर मिस्त्री बनते हैं, कारपेंटर बनते हैं। ये जो डिप्लोमे मैट्रिक के बाद 3 साल के कराए जाते हैं, हार्डवेयर का, सर्वेयर का डिप्लोमे जो 3 साल के मैट्रिक के बाद, वो इन लोगों के लिए हैं, मैसन, कारपेंटर। क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा तेज़ नहीं होते, वक्त के साथ ज़्यादा बस ये इनको किसी काम की तरफ लगा दें, बस वो एक ही तरह का काम सीख जाएंगे, मिस्त्री बने रहेंगे सारी उम्र, चले रोटी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाएंगे। बाकी ये ज़्यादा ज़हीन नहीं होते हैं। नंबर 6 है पियन, ऑफिस बॉय या स्वीपर। ये वो लोग होते हैं जिनका IQ 80 to 89 होता है। आपने स्कूलों में बहुत सारे नायब कासा देखे होंगे, झाड़ू देने वाले देखे होंगे, चपड़ासी देखे होंगे, तो उनका जो IQ होता है वो आमतौर पर 80 to 89 होता है। मुझे उम्मीद है कि अभी आप समझ गए हैं कि जो IQ है ये असल में इंसान के दिमाग की ज़हनी सलाहियत का नाम है। इसमें IQ में इंसान का जो दिमागी सोच होती है, दिमागी सलाहियत को मापा जाता है, फिर उनके दर्जे मुकर्रर किए जाते हैं। तो ये उन्हीं दर्जों के हवाले से बात हो रही थी। अब एक मैंने दूसरा टॉपिक भी पेडागोजी का रखा हुआ है, और वो जो टॉपिक है वो ये है कि एज स्पैन ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज।
बच्चे जिस वक्त अपनी ज़िंदगी में उम्र में बढ़े होते हैं तो उनका मिसाल के तौर पर कुछ डेवलपमेंटल स्टेज होती है, एज होती है, वो पता होनी चाहिए, पेपर में ये आती है। इनफेंसी एज कब से कब तक होती है? ये पैदा होने से 2 साल तक होती है बच्चे के। पेपर में ये सवाल आता है द इनफेंसी एज ऑफ द चाइल्ड इज, तो नीचे ऑप्शन में ऑप्शन 1 में लिखा होता है यानी कि फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। अच्छा, फिर आगे लिखा होता है फ्रॉम 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फेंसी है ये स्टेज 2 साल से शुरू होता है, यानी कि बच्चे से पैदा होने से लेकर 2 साल तक का। बच्चे की जो चाइल्डहुड है ये कब से कब तक होती है? ये जो एज है, तो जो चाइल्ड होता है ये चाइल्डहुड जो एज है ये 3 साल से लेकर 12 साल तक होता है। इसे कहते हैं बचपन, यानी कि जो बच्चे का बचपन होता है, जो बचपन होता है ये 3 साल से शुरू होता है और 12 साल तक होता है, ठीक है ना। 3 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक बच्चे को उसकी चाइल्डहुड के नाम से पुकारा जाता है, इस स्टेज को। ये जो चाइल्डहुड होती है ना, इसके भी 2 स्टेज होते हैं, एक होता है प्री चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। इसका दूसरा नाम भी है, यानी कि आप मिसाल के तौर पर चाइल्डहुड समझ लें कि ये फिर 3 कैटेगरी बन जाती हैं। ओवरऑल चाइल्डहुड 3 साल से 12 साल है, प्री चाइल्डहुड जो है ये 3 साल से 6 साल है, लेटर जो चाइल्डहुड है ये 7 साल से 12 साल तक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो लिहाजा जो पहले 6 साल तक है वो प्री चाइल्डहुड है, फिर 7 साल से 12 साल तक जो है ये लेटर चाइल्डहुड है। उसके बाद आगे आ जाता है अडोलसेंस। अडोलसेंस होता है ये 13 साल से 19 साल तक, यानी कि अडोलसेंस की जो उम्र होती है बच्चे की वो यानी कि 13 साल से लेके यानी कि 19 साल तक होता है। और बच्चों इसका दूसरा नाम होता है टीन एज, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 साल तक। ये जो 7 साल का अरसा है इसको अडोलसेंस भी कहते हैं और इसको दूसरे लफ्ज़ों में टीन एज भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों अडल्टहुड जो है, अडल्टहुड ये 20 साल से 60 साल तक ये उम्र चलती है। जो अडल्टहुड है ये एजुकेशन की ज़बान में डेवलपमेंटल स्टेज में ये 20 साल से लेके 60 साल तक ये चलती है। उसके बाद ओल्ड एज का ज़माना आता है। ओल्ड एज जो है बच्चों ये 61 साल से ऑनवर्ड चलती है, यानी 60 साल की एज तक आप लोग मिसाल के तौर पर अडल्टहुड में रहते हैं और उसके बाद आगे जाके ओल्ड एज शुरू हो जाती है। अच्छा बच्चों, 2 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं एजुकेशन में, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। इसके बारे में आमतौर पर लोगों को, बच्चों को नहीं पता चलता। तो ये याद रखना, ग्रोथ का मतलब होता है नमू, यानी कि नशो नुमा होना, नमू होना, किसी चीज का बढ़ना। डेवलपमेंट का मतलब होता है नशो नुमा या इर्तका। इन दोनों में फर्क ये है कि ग्रोथ जो होती है ना, इसका मतलब होता है कि बच्चे का साइज में, कद में, वजन में बढ़ना। यानी कि जो बच्चा होता है वो अगर साइज में बड़ा हो रहा है, कद में बड़ा हो रहा है, वजन में बड़ा हो रहा है, तो ये उसे ग्रोथ कहते हैं। जो डेवलपमेंट होती है ये मिसाल के तौर पर जो बच्चा होता है उसकी वक्त के साथ साथ उसकी जो सलीतें होती हैं, जिनको कैपेबिलिटीज कहते हैं या एप्टीट्यूड्स होती हैं, उनकी जो सलीतें होती हैं, जैसे बच्चे का चलना, बच्चे का मतलब बात वगैरह करना, तेज तेज, यानी कि कोई भी मतलब छोटे बच्चे का यानी कि अपनी दोनों बाजू यानी टांगों के ऊपर चलने का अमल, या उसके अंदर जो फुर्ती होती है, उसके अंदर जो सलाहियत होती है, और जो बच्चा मतलब ये है कि वो जितने भी काम करता है वो सारे डेवलपमेंट उसे कहते हैं। उसे आप ग्रोथ नहीं कह सकते, उसे आप डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ का मतलब हुआ कि बच्चे के साइज, हाइट और वेट में इजाफा होना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे की जो स्किल्स होती हैं, कैपेसिटीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, एप्टीट्यूड होता है, उसमें इजाफा होना। उसके बाद बच्चों मैंने जो तीसरा टॉपिक आज रखा आपके लिए, ये है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं, यानी कि जो कि आपको मैंने यानी कि करवाने थे। इससे पहले मैंने ये तीनों पढ़ा दिए हुए हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म।
आज सिर्फ इनमें कुछ रहते हैं मिसाल के तौर पर लेक्चर इनका, लेकिन आज सिर्फ इनके बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स है इसमें एक आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है। ये तीनों फलसफे हैं। इनमें सबसे पुराना फलसफा नेचुरलिज्म है, उसके बाद फिर आइडियलिज्म है, उसके बाद जो है वो है रियलिज्म है। तो ये जो तीनों फलसफे हैं ये बेसिकली दुनिया में इनको ओल्ड फिलासफीज भी कहते हैं। तो आज सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो ओल्ड फिलासफीज हैं इनके आगे बानी कौन कौन थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इन फलसफों को आगे बढ़ने दीगा और इनके हवाले से बड़ा काम किया और इनको अप्रिशिएट किया, उनमें उनके एक्सपोनेंट भी थे। तो ये सारे का सारा भी जिक्र आएगा। पहला फलसफा जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म का हमायती था सुकरात था, सुकरात के बाद प्लेटो था, प्लेटो के बाद कांट था, उसके अलावा डेस्क्रेट्स था, फिर बर्कले था, हेगल था और स्पिनोजा था और जिची। ये जितने भी ये मतलब ये है कि ये जितने भी जो लोग थे ये आइडियलिज्म के यानी कि मिसाल के तौर पर हामी थे। यानी कि आइडियलिज्म को मानने वालों में इन लोगों का नाम आता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेचुरलिज्म है, ये फलसफा ये पेपर में आता है। पेपर में ये सवाल ऐसे आएगा कि कांट एडवोकेट्स द फिलॉसफी ऑफ, यानी जो कांट था ये कौन सी फिलॉसफी को पसंद करता था। सुकरात किस फिलॉसफी का मायती था, प्लेटो किस फलसफे को तरवीज दे रहा था, हेगल, इसी तरह बर्कले। तो आपको पता होना चाहिए ये जो नाम है इन सब का तल्लुक आइडियलिज्म से है। इस तरह आगे है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में पहला नाम आता है रोसो का। रोसो से भी पहले डेमोक्राइट्स था, डेमोक्राइट्स यानी डेमोक्राइट्स, ये आप नोट कर लेना अपने पास। डेमोक्राइट्स है, दूसरे नंबर रोसो है, तीसरे नंबर कामते है, चौथे नंबर हर्बर्ट है यानी हर्बर्ट स्पिंसर, ये पूरा नाम है। हर्बर्ट अलग नहीं है ना स्पिंसर, ये दोनों एक ही नाम है। हर्बर्ट स्पिंसर एक ही नाम है। फिर उसके अलावा डार्विन है, जो डार्विन है ये भी नेचुरलिज्म का हामी था। फिर हक्सले है, फिर बेकन जिसको फ्रांसिस बेकन भी कहते हैं, फिर बर्नार्ड शॉ है, फिर हॉब्स हैं। ये सारे लोग नेचुरलिज्म के हामी थे। ये जितने भी लोग हैं ये सब लोग जो हैं ये नेचुरलिज्म को मानने वाले थे। अब एक तीसरा ग्रुप भी था और ये ग्रुप जो है ये पहले दोनों ग्रुप से टोटली डिफरेंट था। इसमें एक नाम आता है अरिस्टोटल का नाम आता है, दूसरा जो नाम आता है वो बर्ट्रांड रसल का नाम आता है, यानी जो बर्ट्रांड रसल है ये बड़े मशहूर थे। तीसरा जो नाम है ये जॉन लॉक का आता है और चौथा नाम जॉन मिल्टन का भी आता है। तो ये जो रियलिज्म है इसमें ये चारों लोग शामिल हैं। अभी आपको इन लोगों ये चूँकि सारे के सारे एजुकेशनिस्ट हैं लिहाजा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए किसका तल्लुक किससे था। उसके बाद आगे ये इनकी तशरीह है आइडियलिज्म। इनके कुछ मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, अगरचे तफसीली लेक्चर इनके बारे में बाद में होगा लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं ये नोट करने हैं आपने। आइडियलिज्म जो था इट इंसिस्टेस ऑफ गुड टू अचीव गॉड, यानी ये कहता था कि नेकी करो खुदा को हासिल करने के लिए। यानी कि आइडियलिज्म जो है ये खुदा का मायती था और वो कहता था कि जो नेकी है ये लाजमी करो। गुड का मतलब होता है नेकी करना खुदा को हासिल करने के लिए। नेचुरलिज्म जो है ये इट डज नॉट बिलीव ऑन गॉड, यानी ये सुपर नेचुरल जो बीइंग है या ये सुपर नेचुरल जो बीइंग है उन पर इसका कोई बिलीव नहीं था। तीसरा रियलिज्म इट बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, इसका जो बिलीव था वो इनफरादी और जो समाजी डेवलपमेंट है उसके ऊपर था। ये कहते थे कि कोई भी जो बच्चा है वो अपने समाज में रहते हुए अपनी इनफरादियत और अपना एक मकाम जो है ये वो हासिल कर सकता है।
लिहाजा हर इंसान इनफरादी तौर पर खुद ही सब कुछ है, यानी कि वो सब कुछ खुद ही है। लिहाजा इसमें खुदा का जो फ़लसफ़ा है, ये फ़लसफ़ा यानी खुदा को ये नहीं मानते। रियलिज़म जो फ़लसफ़ा है ये खुदा को नहीं मानता। आइडियलिज़म की दूसरी बात है, ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं उनको बड़े यानी कि सपोर्ट करता है। लेकिन नेचुरलिज्म जो होता है ये इट बिलीव्स इन मैटर एंड मटीरियल वर्ल्ड, यानी ये मैटर और मटीरियल वर्ल्ड पे तवज्जो देता है। मैटर से मुराद मादा और मटीरियल वर्ल्ड से मुराद वो दुनिया जो हमें नज़र आती है उन पर इसकी तवज्जो है। लेकिन जो रियलिज्म है ये सिर्फ मटीरियल जो वर्ल्ड है इसके ऊपर तवज्जो देता है। इट बिलीव्स इन जस्ट मटीरियल वर्ल्ड। बच्चों ये जितने भी हैं ना ये सारे पेपर में आता है, ऐसे आता है, फर्ज करें इट बिलीव्स इन मैटर एंड मटीरियल वर्ल्ड, तो इन विच फिलॉसफी, इस तरह ये जो तीनों फलसफे हैं इसमें आप तीसरा पॉइंट जरा देखते हैं। इट स्ट्रेसेस अपॉन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर इसका जोर है। दूसरा इट हैज़ नो बिलीफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर कोई बिलीफ नहीं है। तीसरा जो है ये काज एंड फैक्ट थ्योरी, इनका जो बिलीव है ये काज एंड फैक्ट थ्योरी के ऊपर है, यानी रियलिज्म जो है ये काज एंड फैक्ट थ्योरी पे तवज्जो देता है। अगर पेपर में ये सवाल आ जाता है कि काज एंड फैक्ट थ्योरी पर कौन तवज्जो देता है या किसका ज़्यादा फोकस है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो रियलिज्म है इसका जो फोकस है वो काज एंड फैक्ट थ्योरी के ऊपर है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो सवाल है जो अक्सर पेपर में आता है कि काज एंड फैक्ट थ्योरी जो है इन विच फिलॉसफी इट इज़ एड्रेस्ड, तो आपको पता होना चाहिए रियलिज्म। फिर आइडियलिज्म है इसका, इट स्ट्रेसेस अपॉन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये तो हो गया। चौथा वैल्यूज आर प्री डिटरमाइंड। आइडियलिज्म कहते हैं कि वैल्यूज वो होती हैं जो हम पहले से बनाते हैं, पहले से तयशुदा होती हैं। लेकिन नेचुरलिज्म कहता है कि वैल्यूज आर नॉट प्री डिटरमाइंड। और इसी तरह यानी कि जो रियलिज्म है वो कहता है वैल्यूज आर मैन मेड फॉर ग्राउंड फैक्ट्स, यानी कि जो वैल्यूज होती हैं, जो इकदार होती हैं, जो सोलो ज़वाबत होते हैं, हम जो माशरे के अंदर बनाते हैं वो हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के फिर बनाते हैं। लेकिन आइडियलिज्म कहता है नहीं, ये पहले से बने होते हैं। नेचुरलिज्म कहता है कि नहीं, ये खुद मतलब है पहले से नहीं बने होते। रियलिज्म कहता है कि नहीं, ये जो वैल्यूज होती हैं ये हम हालात और वाक़यात के मुताबिक बनाते हैं। अगला पॉइंट है जो आइडियलिज्म है ना बच्चों, ये फुली स्पिरिचुअल एटीट्यूड है। इसमें यानी कि जो एक इंसान है ना इसको मुकम्मल तौर पर रूहानी बनाने की कोशिश की जाती है, उसकी जो शख्सियत नगारी की जाती है, उसकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बेहतर किया जाता है कि यानी कि इसमें रूहानी तरक्की यानी रूहानियत पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन नेचुरलिज्म है फुली मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड, इसमें कहते हैं कि नहीं, यानी कि आप सिर्फ रूहानियत के तौर पर नहीं बल्कि आप मादियत के तौर पे अपनी जान को ज़रा सही बनाएं, खाएं पिएँ, अपनी यानी कि याशी करें दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की जो मतलब है कि जो फ़ायदे हैं इनसे फ़ायदा हासिल करें, खाने पीने की चीज़ों में, फल फ्रूट में, फिर उसके अलावा जो मतलब बाकी मादी मकासद होते हैं वो सारे हासिल करें वगैरह वगैरह। यह नेचुरलिज्म है। और रियलिज्म यह है कि फुली साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि ये कहते हैं कि नहीं, मिसाल के तौर पर जो रूहानियत है और जो मादियत है इनको एक तरफ रखें। बेसिकली हमें जो तर्ज अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए वो साइंसी तौर पे अपनाना चाहिए, यानी जो साइंस है इसको हमें फोकस। इस तरह अभी आगे मज़ीद इसी के हवाले से बात है। आइडियलिज्म जब भी बात करेगा ना इसमें ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेगा, स्पिरिचुअल की बात करेगा और उसके अलावा रूहानियत की बात करेगा। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में खुदी का तस्वर दिया है जिसको उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला है, तो इसने भी सेल्फ रियलाइजेशन का कंसेप्ट दिया आइडियलिज्म के अंदर। इसी तरह जो नेचुरलिज्म है ये कोऑर्डिनेशन फ्रॉम नेचर टू नेचर, ये तो नेचर ये फलसफा है ही नेचर है, यानी कहते हैं कि नेचर इज एवरीथिंग, नेचर जो है ये सब कुछ है। फिर रियलिज्म प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर द रियल वर्ल्ड, रियलिज्म कहता है कि जो बच्चा है ना उसको रियल वर्ल्ड जो है उसके लिए तैयार करो, बस ना उसे रूहानी तौर पे लेके जाओ ना कोई और तरफ लेके जाओ, बस ये है कि दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए उसकी तैयारी जो है ये ज़रूरी है।
तो इस तरह बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये फिर आइडियलिज्म जो है ये मोनिस्टिक कंसेप्ट है इसके अंदर, और नेचुरल जुअलिज्म है ये भी जो है ये मोनिस्टिक, और जो रियलिज्म है ये प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा अकायद और नज़रियात पाई जाएं। जो पहले हैं उनमें मानुस का मतलब एक होता है मोनिस्टिक, यानी कि एक नज़रियात वाले। तो यानी आइडियलिज्म भी एक नज़रिया पे मबनी फ़लसफ़ा है, नेचुरलिज्म भी। जो रियलिज्म है इसके अंदर साइंटिफिक वगैरह भी आ जाता है। ये इसलिए डबल है कि इसमें ग्राउंड रियलिटीज़ और साइंटिफिक अप्रोच ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। आइडियलिज्म का सबसे बड़ा मकसद होता है प्रेपरेशन ऑफ ए होली लाइफ। नेचुरलिज्म का मतलब होता है प्रेपरेशन फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए तवज्जो यानी कोशिश। और रियलिज्म होता है डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ साइंस। ये तीन है, यानी कि रियलिज्म पहला फलसफा है जिसने साइंस की तरफ तवज्जो दी। इसमें अरिस्टोटल का नाम आता है, अरिस्टोटल जिसको अरस्तू कहते हैं। इसको बाबाए साइंसदान भी यानी कि बाबाए हयातियात भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इस तरह ये फलसफों के हवाले से यानी स्कूल ऑफ थॉट्स के हवाले से मैंने आपको मालूमात दी गए। फिर मैंने ये डेवलपमेंटल स्टेज के हवाले से मालूमात दी गए। फिर मैंने IQ के हवाले से आपको अभी मालूमात दी गए। अभी आगे चलते हैं हम यानी कि इंग्लिश की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है द फाउंटेन इज प्लेइंग, द वेल इज वर्किंग, द फैन इज मूविंग, ही एंजॉयज गुड हेल्थ, ही इज लीडिंग अ कंटेंटेड लाइफ। ये जो आपको ब्लैक बोर्ड नजर आ रहे हैं ना, इनकी जगह पेपर में बाज़ औक़ात कुछ और लफ्ज़ लिखा होता है, तो जो इंतहाई करेक्ट और करीब तरीन लफ्ज़ जो होता है ना वो आपने वहां पे लिखना होता है। अब वहां पर अगर फर्ज करें फाउंटेन, आपको पता है FOUNTAIN होता है, ई नहीं होता बीच में। जो फाउंटेन होता है फुवारा, तो ये अगर कोई बोले जी फुवारा चल रहा है, तो वहां पर हो सकता है कि ऑप्शन में रनिंग भी लिखा होगा, उसमें गोइंग भी लिखा होगा, ऑन भी लिखा होगा, प्लेइंग भी लिखा होगा, मूविंग भी लिखा होगा। जब आपको पता होगा कि फाउंटेन जो होता है ना तो ये मूव करता है, ना ये प्ले करता है, ना यानी वर्किंग करता है, तो इसके लिए लफ्ज़ जो इसके लिए स्पेसिफिक जो लफ्ज़ है ना वो प्लेइंग है। तो आप लिहाजा आपने वहां पे लिखना दी फाउंटेन इज प्लेइंग। तो जो प्लेइंग वाला ऑप्शन होगा ना वो आपने क्लिक कर देना, यानी कि इसी तरह दूसरा हो सकता है बीच में द वेल इज वर्किंग, जो कुआं है वो काम कर रहा है। अब कुआं तो नहीं काम करता, कुआं जो होता है वो तो चलता है, जैसे फुवारा चल रहा होता है। तो इसी तरह जो कुआं है वो भी अपना यानी चल रहा होता है, तो उसके लिए फिर हम वर्किंग लगाएंगे। कुएं के लिए हम प्लेइंग या मूविंग वगैरह ये लफ्ज़ नहीं लगाएंगे। यानी कि इसका मतलब होता है कि मखसूस अल्फाज के साथ मखसूस वर्ब आते हैं। दूसरा लफ्ज़ ये है, यानी मखसूस नाउन के साथ मखसूस वर्ब आते हैं। फाउंटेन के साथ प्लेइंग आ जाएगा, तो वेल के साथ वर्किंग आ जाएगा। इसी तरह के फैन है। अब हमने ये ज़ाहिर करना जो फैन है ये चल रहा है या पंखा चल रहा है, तो इसके लिए फिर लफ्ज़ मूविंग आ जाएगा। ये नहीं वहाँ पर आएगा द फैन इज़ वर्किंग या द फैन इज़ प्लेइंग या द फैन इज़ ऑन, या इस तरह के लफ्ज़ नहीं आएंगे, बल्कि द फैन इज़ मूविंग आ जाएगा। द फैन इज़ मूविंग आ जाएगा। तो इस तरह ये जो तीनों लफ्ज़ हैं इनके साथ स्पेसिफिक लफ्ज़ के साथ स्पेसिफिक वर्ड आते हैं, ये पता होना चाहिए। नंबर 4 पे ही एंजॉयज गुड हेल्थ है, इसका मतलब है उसकी सेहत अच्छी है। तो अब यहाँ पर एंजॉयज की जगह पर यह भी आ सकता है ही कीप्स गुड हेल्थ, ये भी आ सकता है ही एंडीवर्स गुड हेल्थ, ये भी आ सकता है ही होल्ड्स गुड हेल्थ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ही एंजॉयज होता है, इनके लिए हेल्थ के साथ आता है, इसके साथ और कोई लफ्ज़ नहीं आता। नंबर 5 पे इसी तरह ही इज लीडिंग अ कंटेंटेड लाइफ, वो एक पूर्ण इत्मीनान ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो जब ज़िंदगी का जिक्र आ जाए को बंदा ज़िंदगी गुजार है, तो ये नहीं लिखा जाता कि ही इज़ पासिंग ए कंटेंटेड लाइफ या ही इज़ गोइंग ऑन विद द कंटेंटेड लाइफ। तो लाइफ के साथ फिर लीडिंग आएगा, ही इज़ लीडिंग अ कंटेंटेड लाइफ। इसी तरह दिस रोड लीड्स टू लाहौर, ये सड़क लाहौर को जाती है। तो अब ये जो लफ्ज़ लीड्स है इसकी जगह वहां पर ऑप्शन दिए होते हैं, लीड भी लिखा होगा वहां पे, गोज भी लिखा होगा, इन्हीं के साथ साथ कैरीज भी लिखा होगा। मुख्तलिफ किस्म के 4-5 लफ्ज़ लिखे होते हैं। तो आपको लीड्स का पता होगा कि ये जो सड़क है ये लाहौर को जाती है, लिहाजा लीड्स आएगा, गोज वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे। फिर बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच।
तो आपकी घड़ी पर क्या टाइम हुआ है? आमतौर पर हम ये समझते हैं या कहते हैं जी कि व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच, लेकिन ऑन योर वॉच नहीं होता, बाय योर वॉच होता है। यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो बाय की इस्तेमाल होती है, ऑन की इस्तेमाल नहीं होती। तो लिहाजा एक्चुअल जो सही प्रेपोजिशन वर्ड है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय आएगा ऑफ या ऑन, या ये नहीं आता व्हाट इज द टाइम ऑफ योर वॉच या व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच, वो नहीं आएगा बल्कि बाय आएगा। नंबर 8 है दी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज। हम उर्दू में तर्जुमा जब करते हैं जी कि जो परिंदे हैं ये दरख्तों पर बैठे हुए हैं या पे बैठे हुए हैं, तो इसके लिए हालांकि बाज़ औक़ात होता है कि हम कहते हैं जो परिंदे ये दरख्तों में बैठे हुए हैं, तो दरख्तों में हम आमतौर पर इन द ट्रीज लगा देते हैं, तो इन द ट्रीज नहीं लगाया जाता, दी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज लगाया जाता है। बाज इन लगाते हैं, बाज इन टू लगा देते हैं, नहीं ऑन जो है ट्रीज के ऊपर ऑन आएगा। लेकिन जब बर्ड्स आसमान पे उड़े होंगे तो हम जो कहते हैं कि परिंदे आसमान पे उड़ रहे हैं, तो उसके लिए ऑन नहीं आएगा बल्कि इन आ जाएगा, दी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। नंबर 10 है, ये वो लफ्ज है जो कई बार पेपर में आ चुका है, द पेन इज टू राइट। आगे खाली जगह में पता नहीं चलता ये क्या लिखना होता है, उधर ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं समझ नहीं आती, तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए द पेन इज टू राइट विद, यानी जो पेन है इससे लिखा जाता है तो राइट विद होता है। इसी तरह नंबर 11 है, ही बियर्स अ गुड मॉरल, यानी कि उसका अखलाक बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते ही हैज़ अ गुड मॉरल या ही कीप्स अ गुड मॉरल या ही होल्ड्स अ गुड मॉरल, बल्कि अच्छे अखलाक के लिए बियर्स आएगा, यानी कि हर खास लफ्ज़ के लिए खास लफ्ज़ होता है। अब बच्चों उसके बाद आगे है कश्मीरियात है। कश्मीर के हवाले से ये मालूमात थी आपके सामने, कश्मीर के हवाले से मालूमात हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियात के हवाले से ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। आज़ाद कश्मीर में 10 ज़िले हैं और 3 डिवीज़न हैं, उसकी 32 तहसीलें हैं। जो तहसील होता है ना इसके लिए लफ्ज़ सब डिवीज़न इस्तेमाल किया जाता है, सब डिवीज़न। तो सब डिवीज़न का मतलब होता है तहसील। तो एक होता है डिवीज़न, यानी कि एक डिवीज़न, सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट। 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिवीज़न हैं, 32 सब डिवीज़न्स हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज भी आप कह सकते हैं। बिम्बर की और अभी 2 जो तहसीलें हैं अभी उनका नोटिफिकेशन होना बाकी है, फिर 34 हो जाएंगी, फिलहाल 32 ही हैं। बिम्बर की 3 तहसीलें हैं, बिम्बर, बरनाला, समानी। और जो बिम्बर है इसमें 209 गांव हैं। देयर आर 209 विलेज इन डिस्ट्रिक्ट बिम्बर, यानी बिम्बर, बरनाला, समानी में 209 गांव हैं छोटे बड़े। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कोटली। कोटली जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है। इसकी 6 तहसीलें हैं। एक का नाम है कोटली, दूसरे का नाम है सैनसा, तीसरे का नाम है नक्याल, चौथी तहसील का नाम है डोलियां जटा, 5वीं का नाम है खुईरटा और 6ठी तहसील का नाम है चुड़ोई। कोटली जो है ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला भी है आज़ाद कश्मीर का, और इसकी सबसे ज़्यादा तहसीलें भी हैं। और कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें हैं। उसके बाद नंबर आ जाता है मीरपुर का। मीरपुर जो है ये इसकी 2 तहसीलें हैं, एक का नाम है मीरपुर और दूसरे का नाम है डडियाल। तो इसमें 229 गांव आ जाते हैं छोटे बड़े। कोटली में 236 और मीरपुर में 229 छोटे बड़े गांव। तीसरे नंबर पे आ जाता है, चौथे नंबर पे मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद के 2 तहसीलें हैं,
लेकिन याद रहे कि जो मुजफ्फराबाद है इसके गांव सबसे ज़्यादा हैं 325, यानी कि जो मुजफ्फराबाद है इसके 325 गांव हैं और इसकी 2 तहसीलें हैं। और वहाँ पर जो गांव से मुराद बड़े गांव नहीं है, 5-7 मतलब 5-7 मकानात पर जो मुश्तमिल जो लोग इकट्ठी आबादी रह रही होती है उसको अलग से नाम दे दिया गया है। तो मतलब यह है कि मुजफ्फराबाद के 325 रजिस्टर्ड गांव हैं, मीरपुर के 229 रजिस्टर्ड गांव हैं, कोटली के 236 और बिम्बर के 209। लेकिन ये जो मुजफ्फराबाद के 325 है इनकी आबादी बहुत कम है, यानी कि। उसके बाद 5वें नंबर पर जो ज़िला है उसका नाम है झेलम वैली। ये जो झेलम वैली ज़िला है इसका दूसरा नाम है अटियां। आप झेलम वैली भी कह सकते हैं, हटियां बाला भी कह सकते हैं। तो इसकी एक तहसील का नाम है हटियां, दूसरे का नाम है चकार, तीसरे का नाम है लीपा। अटियां, चकार, लीपा ये 3 इसकी तहसीलें हैं और 168 यानी कि गांव हैं इसके अंदर। तो झेलम वैली का दूसरा नाम हटियां बाला, यानी कि आप झेलम वैली भी ज़िला कह सकते हैं और हटियां बाला भी कह सकते हैं। उसके बाद है नीलम। जो नीलम है इसके 2 बड़े मशहूर इसकी तहसीलें हैं, 8 मकाम है और शारदा। 8 मकाम और शारदा। जो नीलम है ज़िला, इसके मिसाल के तौर पर 2 बड़े ज़िले तहसीलें हैं इसकी और इसमें 88 गांव हैं, यानी कि 28 लिस्टेड गांव आते हैं नीलम के अंदर। उसके बाद आगे बात आ जाती है पुंछ की। जो पुंछ है इसका दूसरा नाम रावलाकोट भी है। आप ज़िला रावलाकोट भी कह सकते हैं, ज़िला पुंछ भी कह सकते हैं। जिस तरह ऊपर ज़िला झेलम वैली भी कह सकते हैं, ज़िला हटियां बाला भी कह सकते हैं। तो जो ज़िला पुंछ है इसमें एक जो तहसील है उसका नाम है रावलाकोट, दूसरी का नाम है जीरा, तीसरी का नाम है अब्बासपुर, चौथी का नाम है थोराड़, अब्बासपुर, हजीरा और रावलाकोट। तो ये 4 इसकी तहसीलें हैं पुंछ की, यानी कि। उसके बाद आगे नंबर 7 पे, बल्कि 8 नंबर पे जो ज़िला है उसका नाम है ज़िला हवेली। इसकी 3 तहसीलें हैं। हवेली के का नाम है फॉरवर्ड कोटा, दूसरे का नाम है खुर्शीदाबाद, तीसरे का नाम है तहसील का मुमताज़ाबाद। ज़िला हवेली में 3 तहसीलें हैं, फॉरवर्ड कोटा, खुर्शीदाबाद और मुमताज़ाबाद। इस तरह नंबर 9 पे जो ज़िला है उसका नाम है बाग और जो बाग है इसमें 3 तहसीलें हैं। पहली बाग की तहसील का नाम बाग है। ये याद रखेंगे जो ज़िला होता है ना वो तहसील भी होता है, यानी कि उसका जो शहर होता है ना बड़ा वो तहसील भी होता है, ये याद रखें। तो यानी कि बाग, उसके बाद दीरकोट और उसके बाद हाड़ी गेल। ये तो मैंने भी जगह देखी हुई है, हाड़ी गेल, और दीरकोट भी देखा हुआ है, बाग भी देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी बाग में 3 तहसीलें हैं, बाग, दीरकोट और हाड़ी गेल, ये 3 तहसीलें हैं इसकी। और इसके जो गांव की तादाद है वो 140 है। 140 जो गांव हैं वो बाग के हैं। उसके बाद आ जाता है ज़िला सदनौती। जो ज़िला सदनौती है इसकी सबसे बड़ी मशहूर जो तहसील है उसका नाम है पलंदरी, यानी कि जो पलंदरी है ये इसकी बहुत ही मशहूर तहसील का नाम है। और ये पलंदरी इसलिए मशहूर है, वहाँ पे पलंदरी कैडेट कॉलेज इस वजह से भी मशहूर है। तो सदनौती यानी कि पलंदरी इसकी एक तहसील होगी, तराड़खल 2 तहसीलें होगी, मांग यानी कि मांग 3 तहसीलें होगी और बलोच ये 4 तहसीलें होगी। तो सदनौती में टोटल जो गांव हैं वो हैं 60। तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि बिम्बर की 3 तहसीलें हैं, कोटली की 6 तहसीलें हैं, मीरपुर के 2 तहसीलें हैं, मुजफ्फराबाद की भी 2 तहसीलें हैं, झेलम वैली जिसका दूसरा नाम हटियां बाला है इसकी भी 3 तहसीलें हैं,
नीलम की 2 तहसीलें हैं, पूंछ जिसका दूसरा नाम ज़िला रावलाकोट है, इसकी 4 तहसीलें हैं, हवेली की 3 तहसीलें हैं, बाग की भी 3 तहसीलें हैं, सदनौती की 4 तहसीलें हैं, और आगे इनके नंबर ऑफ विलेज भी लिखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आगे बच्चों इस्लामियात का शुरू करते हैं। एक बात ये याद रहे कि जो इस्लामियात है, इस्लामियात जो है इसमें इसके पोर्शन में जो पहला सवाल है वो है फर्स्ट हिजरी ईयर स्टार्टेड 622। हाँ, यानी कि हमारा जो हिजरी साल है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 622 को शुरू हुआ था। बड़ी ये ज़बरदस्त बात है। आपको पता होना चाहिए कि हिजरी साल उस वक्त शुरू हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, तो वहाँ से जो हिजरी साल है इसका आगाज़ हुआ। तो ये 622 से हिजरी साल का आगाज़ होता है। ये बड़ा मशहूर सवाल है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब मैंने बच्चों की आसानी के लिए, यानी कि क्योंकि बाज़ किताबों पर यानी कि ये इस तरह की मालूमात गलत दी होती है तो हम लोग भी फिर बहक जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो लिहाजा मैंने ये किया है कि पहली हिजरी को क्या क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए, दूसरी हिजरी साल में क्या क्या काम किए, तो वो ज़रा मैंने डिटेल यहाँ पे लिख दी है। अपने जो क्लास के जो अटेंडेंट्स हैं, जो मतलब मेरे क्लास के में जो बच्चे हैं उनके लिए, अब जो हिजरी साल 622 को शुरू हुआ था ना, उसमें सबसे पहला काम क्या हुआ? पहला हिजरी साल जो उसमें पहले क्या काम हुआ? सबसे पहला कि मस्जिद जो नबवी है ना उसकी बुनियाद रखेगी। अच्छा जी, मस्जिद नबवी की जो बुनियाद है वो सबसे पहले यानी पहली मतलब पहले साल, हिजरत के पहले साल रखेगी। हिजरत के पहले साल मक्का से मदीना पहुंचने पे मस्जिद नबवी की बुनियाद रखेगी। कब? फर्स्ट हिजरी को। और माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना ये कब हुई थी? ये भी पहली हिजरी को। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ कॉलिंग फॉर अजान, जो अजान सबसे पहले अजान का आगाज हुआ था ये भी फर्स्ट हिजरी साल को, पहले हिजरी साल यानी हिजरत के पहले साल। हिजरत के पहले साल मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। हिजरत के पहले साल जो अजान है इसका आगाज़ किया गया और हिजरत के पहले साल ही मिसाक मदीना अमल में लाया गया, यानी एग्रीमेंट ऑफ मदीना या पैक्ट ऑफ जो मदीना था, यानी कि जिसे मिसाक मदीना भी कहते हैं या मदीना का मुआहदा भी कहते हैं। तो ये जो मदीना का मुआहदा ये भी पहली हिजरी को हुआ था। नंबर 5वां सवाल है ब्रदरहुड अ ग्रेट इवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लामिक ब्रदरहुड। देखें जी कि आपने इस्लाम के बड़े बड़े वाक़यात पढ़े हुए हैं, उनमें एक वाक़या मुआहाद का भी है, जिसमें मक्का से हिजरत करके जो जाने वाले लोग थे महाजर, उनको मदीना के जो अंसार थे उन्होंने अपना भाई बना लिया था, तो इसको कहते हैं मुआहाद। तो ये जो सबसे बड़ा अजीम जो वाक़या था मुआहाद का, ये मिसाल के तौर पर कब पेश आया? हिजरत के पहले साल। हिजरत के पहले साल यानी कि ये वाक़या भी पेश आया था कि अंसार ने महाजरीन को अपना भाई बना लिया, अपने भाई बना लिया, अपनी ज़मीनों में हिस्सा दिया। जिनकी 2 बीवियां थी उन्होंने एक को तलाक दे दी और इस तरह उन्होंने अपने भाई जो महाजरीन भाई थे उनकी बड़ी मदद की इस हवाले से। तो मिसाल के तौर पर यह है कि ये ब्रदरहुड, इसको कहते हैं इस्लामिक ब्रदरहुड। ये कब कायम हुई? हिजरत के पहले साल। तो ये पहला जो साल था 622 को, इसमें 4 बड़े काम हुए। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, मक्का से मदीना हिजरत हुई, अजान का आगाज़ हुआ, मदीना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये 4था और 5वां सवाल है कि मिसाक मदीना यकम यानी कि पहली हिजरी साल को हुआ और जो मुसलमान हैं इनको भाई भाई बना दिया गया, यानी महाजरीन और अंसार आपस में भाई भाई बन गए। इसको इस्लामिक ब्रदरहुड कहते हैं। ये भी हिजरत के पहले साल ही वाक़या पेश आया। अब 2 हिजरी को क्या हुआ? 2 हिजरी 623 से 624 तक, इसमें कौन कौन से बड़े बड़े वाक़यात हुए? इसमें भी कुछ वाक़यात बहुत ज़बरदस्त हैं। नंबर 1 क्या है कि एग्रीमेंट ऑफ अबवा। ये मिसाक अबवा, अबवा जो है ये एक इलाका था
तो उनके साथ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मायदा हुआ, ये भी 2 हिजरी को हुआ था। जिहाद एज ओब्लिगेशन, जिहाद कब फ़र्ज हुआ? हिजरत के दूसरे साल जिहाद फ़र्ज हुआ। हिजरत के दूसरे साल जो है ये जिहाद फ़र्ज हुआ था। तो देख लें, नमाज हिजरत के पहले साल फ़र्ज हुई है, ये भी याद रखना। जो नमाज है ये हिजरत के पहले साल, और बल्कि जो नमाज है ये तो मक्का के अंदर ही लोग पढ़ा करते थे ना नबी वसल्लम, यानी जो 2 नमाजें थी ना वो पहली फ़र्ज थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जिस वक्त मेराज शरीफ पे गए तो उससे पहले भी 2 नमाजें पढ़ा करते थे। तो जब मेराज शरीफ पे गए तो वापसी पे आके फिर 5 नमाजें फ़र्ज होगी। तो नमाज की जो अजान है, अजान पहली हिजरी को फ़र्ज हुई। इस तरह जो जिहाद है ये 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ। फिर तीसरे नंबर में, यानी कि तीसरे नंबर कौन सी बात है? तहवील किबला। पहले मुसलमान जो बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा है, वहाँ उधर मुँह करके फ़लस्तीन की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहवील किबला यानी कि अपना जो मुँह है ये मस्जिद अक्सा से, यानी कि मस्जिद यानी कि जो हराम है या मस्जिद खाना काबा जो है उसकी तरफ किबला जो आपका तब्दील कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या था कि अल्लाह के नबी सल्लम को हुक्म दिया गया कि आप आइंदा खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करें। तो ये भी 2 हिजरी का वाक़या था। नंबर 4 पे ओब्लिगेशन ऑफ सोम, जो रोज़े हैं ये भी हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज हुए थे। हिजरत के दूसरे साल जो रोज़े हैं 30 फ़र्ज हुए हैं, ये हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज हुए हैं। तो देखेंगे 2 हिजरी को बड़ा खास वाक़या पेश आया, बड़ा खूबसूरत वाक़या पेश आया, और वो क्या था? यानी कि जिहाद का, तहवील किबला का, और जो रमज़ान है उनका वो फ़र्ज हुआ, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए। और 5वां फर्स्ट ईद प्रेयर, पहली जो नमाज ईद है वो कब पढ़ी गई थी आपको पता है? पहली जो नमाज ईद है वो 2 हिजरी को फ़र्ज हुई थी, यानी पढ़ी वाजिब हुई थी और पढ़ी गई थी। और उसके बाद बच्चों नंबर 6 है डिपार्चर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और नंबर 7 पे है बैटल्स ऑफ बदर, यानी सवाक एंड बनी कीन का, यानी कि हिजरत के दूसरे साल 3 बड़ी जंगें हुई। हिजरत के दूसरे साल एक तो गज़वे बदर हुआ, ये तो पूरी दुनिया जानती है। एक और भी लड़ाई हुई थी, गज़वा सवाक उसे कहते हैं, सवाइक। तो गज़वा जो सवैक यानी बेसिकली लफ्ज़ है सवैक, गज़वा जो सवैक है ये भी हुआ। और तीसरा यानी कि बनी कीन का, यानी जो एक ग्रुप था उनके साथ भी लड़ाई हुई थी। तो 3 बड़ी लड़ाइयाँ मशहूर थीं। इस तरह बच्चों ये इस्लामियात का हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। याद आपने करना है कि जो हिजरी सन है ये 622 को शुरू होता है। इसमें कौन कौन से वाक़यात होते हैं ये अपने पास नोट रखें। और जो दूसरा हिजरी सन है ये 623 से शुरू होता है, उस साल कौन कौन से वाक़यात हुए। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना। अभी इसको नोट करें, इसको तैयार करें, इसको याद करें और अपनी डायरी में इसको लाएं ताकि आपका जो नॉलेज है वो बेहतर हो और इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहें ताकि एक दिन आए कि आप कामयाब हो जाएं। इसी के साथ मैं आपसे बच्चों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट।